राम राम जी, कैसे हैं आप सब? सर हम तो बढ़िया है, आप बताइए। दोस्तों लास्ट क्लास में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ गई थी, थोड़ी सी तो नहीं थी, खैर रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी और इसी वजह से लास्ट टाइम में आपने देखा जो लास्ट क्लास थी रियर, उसमें ना मैंने क्रक्स का जो हमारी रिवीजन होती है जब नॉर्मली हम क्लास के एंडिंग में रिवाइज करते हैं वो हम नहीं कर पाए थे। तो आज हम कोशिश करते हैं कि जो पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है एग्जम्पशन का टॉपिक, वहाँ से जो भी क्रक्स वगैरह हमने उसके पढ़े थे वो सारे क्रक्स को पहले रिवाइज कर लेते हैं, देन फर्दर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मतलब नेक्स्ट एंट्रियों पे डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई जो गवर्नमेंट को सेक्शन 11 के अंदर जो है CGST एक्ट में पावर मिली हुई है कि आप क्या कर सकते हो, आप एग्जम्पशन दे सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्जम्पशन दो तरीके से देती है, फिर मैंने आपको ये बताया था, या तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू देगी या फिर एग्जम्पशन देगी बाय स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था नोटिफिकेशन जनरली सबके लिए होता है, स्पेशल ऑर्डर पर्टिकुलर केस के लिए होता है। ठीक है, तो डियर अब यहां पर जो है हम क्रक्स पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, एग्जम्पशन सरकार दो तरीके से देती है, एक तो वो होती है जो सभी के लिए अवेलेबल होती है, अगर उसमें कुछ कंडीशन है तो उसको आपको मानना होगा। इसको जनरल एग्जम्पशन बोलते हैं, जिसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके लाती है। जो दूसरी वाली एग्जम्पशन है वो सभी के लिए नहीं होती बल्कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होती है, जिसको गवर्नमेंट की स्पेशल ऑर्डर इशू करके अप्लाई करवाती है। ठीक है, और नोटिफिकेशन में डेट वगैरह सारी मेंशन होती है कि भाई जो हम एग्जम्पशन ला रहे हैं वो एग्जम्पशन कब से ला रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर। आगे बताइए। आगे फिर मैंने आपको बताया था जो है कि अगर जी जो गुड्स या सर्विसेज वगैरह हमने एग्जाम्प्ट कर रखे होते हैं, वो गुड्स वगैरह सर्विस वगैरह हमारी एग्जाम्प्ट होने के बाद हमें उसकी एग्जाम्पशन लेनी पड़ती है, मतलब उस पर हमें कोई टैक्स वगैरह नहीं पे करना होता। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो गुड्स वगैरह होते हैं, गुड्स के केस में सरकार ने क्या कर रखा है कि गुड्स स्पेसिफाई किए, लिस्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाई किए जो एग्जेम्प्टेड है। फिर हमारा जो ICI है, ICI ने आप चाहे स्टडी मैट खोल के देख सकते हैं, स्टडी मैट में साफ साफ लिख रखा है कि जो यहाँ पर सिर्फ एक सैंपल के तौर पर उन्होंने बोला कि जो रेगुलर पब्लिक कंजम्पशन प्रोडक्ट होते हैं वो सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखे हैं। देन फिर ICI ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि आपको ज़्यादा नॉलेज लेनी है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे एग्जेम्प्ट है, तो आप CBSE की साइट पर जाइए, लिंक उन्होंने वहाँ पर लिख रखा है, बट नॉलेज पर्पस के लिए जाइएगा, एग्जाम पर्पस के लिए कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे वो सर्विसेज की एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर अब इसमें दूसरा आपने क्या बताया था? दूसरा मैंने ये बोला था दोस्त कि अगर कोई भी गुड्स होता है, इंपोर्ट कौन कर रही है, तो सेज कर रही है, सेज यूनिट कर रही है या सेज डेवलपर यूनिट कर रही है। अगर वो इंपोर्ट सेज के ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, अगर वो गुड्स सेज के ऑथराइज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर क्या होगा? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जब सर इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट के केस में इंटर स्टेट सप्लाई होगा, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सर IGST पे होगा, यानी IGST की यहाँ लायबिलिटी आएगी। अब ये देखना है क्या ये लायबिलिटी पे करनी होगी, तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोला कि अगर कोई भी भैया सेज यूनिट वाले या सेज डेवलपर जो कि ऑथराइज ऑपरेशन ऑफ सेज के लिए अगर गुड्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे तो उस केस में उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है सर इसको पढ़ लेते हैं। सर क्या लिखा है, बिल्कुल डियर पढ़ लेते हैं। जो गुड्स रेगुलर पब्लिक कंजम्पशन वाले थे सरकार ने उनको एग्जेम्प्ट किया है, हमको कंप्लीट लिस्ट याद नहीं करनी है। ऑल गुड्स जो कि सेज यूनिट या डेवलपर द्वारा इंपोर्ट किए जाएंगे फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, उन पर
IGST भी एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है डियर, ठीक है सर उसके बाद इन्होंने लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन दिए कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज जो होंगी वो एग्जेम्प्ट होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो ट्रस्ट वगैरह रजिस्टर्ड होती है उनकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह थी वो जो है वो एग्जेम्प्ट है। बट उन्होंने एक बात और बोली कि अगर ट्रस्ट वगैरह कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसी सर्विसेज कर रही है जो कि उनके कह सकते हैं जिस पर्पस या जिस ऑब्जेक्टिव से बाहर है, उस ऑब्जेक्टिव से बाहर की वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस केस में वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, फिर उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बट कंडीशन क्या है वहाँ पर बोली थी, कंडीशन ये बोली थी कि भैया अदर कंडीशन फॉर टैक्सेबिलिटी जो होती है वो जरूर होनी चाहिए। मतलब अदर कंडीशन जो और भी है वो सब भी वहाँ पर वो उनके लिए लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ाई थी। देन उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि अगर हम कोई गवर्नमेंट कंसल्ट ट्रांसफर करते तो उस केस में भी वो एग्जाम माना गया। तीसरा मैंने बोला कि भाई गवर्नमेंट जो होती है 243W और 243G के रिगार्डिंग में अगर कोई प्योर सर्विस लेती है, प्योर सर्विस का मैंने आपको बोला था जहां पर मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो थी, ये दो तरह की प्योर सर्विस नहीं मानी गई थी। प्योर सर्विस मतलब प्योर सर्विस होनी चाहिए। और 243 में मैंने आपको बोला था पंचायत से रिलेटेड काम होता है, और 243G में पंचायत से रिलेटेड काम होता है, और 243W में म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड काम होता है। ठीक है सर, गवर्नमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था नॉर्मली सभी तरह की गवर्नमेंट आ जाती है। तो एक बार अब इस क्रक्स को भी एक बार पढ़ लेते रहिए। ट्रस्ट जो सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, अगर वो कोई सर्विसेज दे रही है तो उसको एग्जम्पशन दी है। अगर वो सर्विस चैरिटेबल नहीं होगी, मींस रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, तब वो टैक्स पेड करना होगा। अगर आप अपना बिजनेस ही एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रहे हो, तो हो चाहे पार्ट में या फुल में, तो आपको क्या करते एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आप गवर्नमेंट की प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंपोजिट सप्लाई और इंक्लूड मतलब कहता है कि गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हो एज ए प्योर सर्विस, उसमें एक्सक्लूड किया। प्योर सर्विस का मतलब क्या होता है डियर, प्योर सर्विस अदर देन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स होता है दे रहे हैं रिलेटेड टू पंचायत फंक्शन और फंक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ठीक है डियर, आगे आप देखेंगे जैसे इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्रक्स जो है दोबारा पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। तो डियर ये पॉइंट मैं चेंज करूंगा, ये पॉइंट मैं कोशिश करूंगा कि जो आपकी एंट्री है, जैसे एंट्री नंबर 4 यहाँ पर है, एंट्री नंबर 5 है, अगर एंट्री नंबर 5 का क्रक्स यहाँ पर है तो वो एंट्री नंबर 5 है, जिससे कल को आप क्रक्स वगैरह रिवाइज करो तो आपको बहुत इजी रहे, बहुत कन्वीनियंट तरीके से आप क्रक्स को रिवाइज कर लो। ठीक है डियर, फिर उन्होंने बोला कि भाई अभी तो आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे थे 243W और 243G के लिए, पर अब जब गवर्नमेंट 243 या 243W की अगर G की या W की कोई सर्विस देगी तो वो भी आपकी क्या होगी डियर, एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया 4 तरह की सर्विसेज जो हैं, बाकी सभी सर्विसेज गवर्नमेंट की एग्जेम्प्ट होगी। फिर गवर्नमेंट ने बोला 4 तरह की सर्विसेज को छोड़कर, पहली सर्विस बोला था उन्होंने पोस्ट से रिलेटेड, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विस, ठीक है, और आपका इंश्योरेंस सर्विस। ठीक है, उसके बाद आपको बोला कि भैया एयरपोर्ट और वेसल से रिलेटेड अगर कोई आपकी सर्विसेज होंगी तो वो भी आपकी क्या होंगी, वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होंगी, वो सॉरी टैक्सेबल होंगी। तीसरा बोला गुड्स से रिलेटेड में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज होंगी तो वो आपकी टैक्सेबल होंगी। फिर चौथा पॉइंट था डियर, एक बच्चों का 1-2 का डाउट आया कि सर यहाँ पर आपने एक बात बताई कि एनी सर्विसेज अदर देन सर्विस कवर इन एंट्रीज A to C, मतलब A to C के अलावा जो भी सर्विसेज होंगी वो प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी वो भी टैक्सेबल होंगी। तो बच्चों ने बोला कि सर इसका मतलब ये पढ़ने में आ रहा है कि सर A और C से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होंगी वो तो बिजनेस एंटिटी के लिए टैक्सेबल नहीं होंगी। मतलब डियर यहाँ पर उनका इंटेंशन लॉ का ये नहीं है, लॉ यहाँ पर ये कहना चाहता है, ये 3 तो सभी के लिए टैक्सेबल होंगी, पर बिजनेस एंटिटी के केस में इन 3 के अलावा भी बाकी जो है सर्विसेज अगर कोई गवर्नमेंट दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगी। और बिजनेस एंटिटी के केस में आपको याद और रिवर्स चार्ज लगता है, अगर गवर्नमेंट सर्विस बिजनेस एंटिटी वगैरह को दे रही हो तो वो याद करो आप, मैं बताऊंगा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं हिंट देता हुआ चलूंगा ताकि आप रिकॉल करो और आप देखो कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। अगर आप एग्जैक्ट पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहे तो आपको एफर्ट्स की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या, गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देगी रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी 243W और रिलेटेड टू पंचायत 243G, वैसे तो गवर्नमेंट की सभी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया है, पर 4 को छोड़कर डाकघर से रिलेटेड वो है स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस, और पैसेंजर एंड गुड्स और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एनी सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर गवर्नमेंट की और भी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया, बट यहाँ पर ये बात बोली गई कि ये ऐसा नहीं, अब इसके अलावा सारी
सर्विसेज टैक्सेबल है। आगे आगे और एग्जेम्पशन लिस्ट में और भी गवर्नमेंट की जो उनको लगा कि जरूरत है भैया इन सबको भी बिजनेस एंटिटी वालों के लिए भी एग्जाम्प्ट करने की, तो उन्होंने वहां पर भी बिजनेस एंटिटी के लिए और फर्दर एग्जाम्पशन लेके आए हैं, तो उसको आप माइंड में रखिएगा। ठीक है सर उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट एंट्री में बताया कि भाई गवर्नमेंट को जहां लगा कि और भी मुझे एग्जाम्पशन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने वहां भी एग्जाम्पशन देने की पूरी कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पशन दी कि भाई अगर कोई बिजनेस एंटिटी, स्मॉल बिजनेस एंटिटी है, वो गवर्नमेंट सर्विसेज उसको दे रही है, स्मॉल बिजनेस एंटिटी उन 3 सर्विसेज के अलावा ABC, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। अब स्मॉल बिजनेस एंटिटी का मतलब यहाँ पर ये बोला गया जिनकी भैया 20 लाख से कम उनकी एग्रीगेट टर्नओवर है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर उनकी क्या है डियर, एग्रीगेट टर्नओवर उनकी 20 लाख से कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और 10 लाख जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स थे उनके केस में। तो 3 स्पेशल केस तो उन्होंने वो छोड़े, प्लस में ई मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में भी उन्होंने बोला अगर ई मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में भी गवर्नमेंट कोई सर्विस बिजनेस एंटिटी को दे रही है तब हम ये 20 लाख वाली कंडीशन नहीं देखेंगे। ठीक है सर, उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से सर्विस लेन देन कर रही है, ठीक है, आपस में लेन देन कर रही है, तो उस केस में भी कोई जो है उसको कोई टैक्स नहीं पे करना, उस केस में भी वो एग्जेम्पशन हो जाए, मिल जाएगी उनको। फिर तीसरी सर्विसेज ये बताया कि भैया 5000 की लिमिट है, अगर कोई ऐसी सर्विस है जो गवर्नमेंट की जिसका कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो सर्विस का 5000 से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में उन्होंने बोला कि वो सर्विसेज भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में उन्होंने ये बोला कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में वहां पर पॉइंट ऑफ पेमेंट डिफरेंट डिफाइंड होते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर उन्होंने बोला कि भैया उस केस में पूरे साल का 5000 का लिमिट देखेंगे। ठीक है डियर, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट अगर सर्विसेज दे रही है स्मॉल एंटिटी को जिसकी टर्नओवर अप टू 20 लाख है एंड 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट वालों को दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। पर 6 के अंदर जो ABC पड़ा वाली सर्विस यहाँ कवर नहीं है, और अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज की कंसिडरेशन 5000, यहाँ पर दोस्त ई मूवेबल प्रॉपर्टी वाला भी लिख लेना कि एक तो ABC प्लस ई मूवेबल प्रॉपर्टी वाला लिख लेना, ये आगे लगता है कि अनुसार कंसिडरेशन 5000, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में 5000 की लिमिट पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे। ठीक है सर आगे क्या पढ़ेंगे? आगे मैंने आपको बताया था कि जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये बोला अगर फीफा वगैरह अगर कोई भी सर्विसेज देती है, ठीक है, इनसे रिलेटेड फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, तो वो सर्विस आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि अगर भैया प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड अगर कोई भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी गई है तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और फिर उन्होंने बोला अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सेम टू सेम आपने क्या किया, आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी है जहां पर क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी रेजिडेंशियल यूनिट्स को बनाने के लिए, तो उस केस में भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वालों के लिए एग्जम्पशन नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई फेयर प्राइस शॉप जो भी कमीशन बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उस केस में भी उन्होंने बोला कि इनको भी एग्जम्पशन, इनकी सर्विसेज को भी दी जाएगा। ठीक है डियर, यानी अगर सर्विसेज फीफा या उनकी सब्सिडीज के द्वारा दी जाए जो कि अंडर 17 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो कि हाउसिंग फॉर ऑल मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड होगी तो वो भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट से रिलेटेड है, ना कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। फेयर प्राइस शॉप से जो सर्विस देगा वो भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है डियर, यहाँ पर जो बात की गई थी फेयर प्राइस से रिलेटेड में वो सेंट्रल की बात की गई थी। आगे इन्होंने स्टेट की बात की भाई कि स्टेट भी जो है फेयर प्राइस शॉप के थ्रू अपना उनकी सर्विसेज लेते तो वो भी एग्जेम्प्ट है। देन फिर उन्होंने बोला कि सर्विस बाय अगर आपको कोई रेंट वगैरह दे तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को, मतलब रहने वाले घर को रहने के लिए दे रहे हो किसको, किसी फैमिली वगैरह को, तो आपकी वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आपने कमर्शियल पर्पस के लिए दी तो भी ये एंट्री नहीं मिलेगी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दो भी एग्जेम्पशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कैसी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल होनी चाहिए और यूज एज रेजिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला डियर कि आपको क्या करना है, जैसे शादी ब्याह से रिलेटेड अगर कोई पंडित जी वगैरह वहाँ पर कोई सर्विस दे रहे हैं तो पंडित जी की सभी सर्विसेज जो होंगी डियर वो टैक्सेबल नहीं होंगी। क्लास में मैंने बताया था, वो पूरी डिटेल में तो अब नहीं जाएंगे, बस मैंने बता दिया पंडित जी की सर्विसेज। और क्या होता है शादी ब्याह में हम अदर सर्विसेज भी और लेते हैं, जैसे पंडाल शामियाना, रूम बुक कराया हमने, होटल की वो जगह बुक कराई जहाँ पर हमारा प्लेस होगा। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं कमर्शियल शॉप भी किराए पे दे देते हैं, तो उनकी इन्होंने अलग अलग लिमिट बताई कि भैया सेक्शन 12AA अगर वाले ये सब प्लेस वगैरह भी बुक दे रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने बोला अगर रूम रेंट का अगर पर डे का जो रूम रेंट है अगर 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो एग्जेम्प्ट होगा, 1000 रुपये से ज़्यादा है तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर हॉल वगैरह दे रहे हो, पंडाल शामिल जहाँ पर मतलब वो
मंडप वगैरह लगता है, अगर वो आप पूरी कम्युनिटी हॉल वगैरह रेंट पे दे रहे हो, अगर उसका पर डे का किराया 10,000 से ज़्यादा का नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और 10,000 रुपये पर मंथ कमर्शियल शॉप वगैरह, जो शॉप वगैरह आपने दी है रेंट पे, उसके लिए बोला गया, ठीक है डियर। फिर उन्होंने बोला कि भाई कोई रूम रेंट वगैरह आप होटल इन गेस्ट हाउस वगैरह जो लॉजिंग पर्पज़ के लिए आप दे रहे हो, उस केस में क्या है कि अगर टैरिफ रेट आपका 1,000 या 1,000 से कम का है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। पर अगर टैरिफ रेट 1,000 या 1,000 से ज़्यादा का है तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब टैरिफ रेट से मतलब होगा डियर, एक्चुअल अमाउंट पेड से मतलब नहीं होता, क्योंकि टैरिफ रेट का मतलब ये होता है जो उनके मेन्यू कार्ड पे रूम रेंट का रेट लिखा हुआ है, ठीक है डियर। रेंट ओनली फॉर रेजिडेंशियल ही इज एग्जम्प्ट एंड पंडित जी को जीएसटी नहीं देना है। रेंटिंग फॉर रिलीजियस प्लेस में कुछ कंडीशन है। रेंटिंग ऑफ रूम 1,000 और मोर पर डे। रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसिस कम्युनिटी हॉल 10,000 और मोर पर डे। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और बिजनेस और कॉमर्स 10,000 और मोर पर मंथ। नो जीएसटी होटल रूम रेंट इज 10,000। अगर हमारा 10,000 या उससे कम का है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है डियर। फिर मैंने उसको बोला था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी, पर वो मैंने आपको बोला था कि स्पेसिफाइड स्टेट से हवाई जहाज या तो उड़ना चाहिए या हवाई जहाज वहाँ पर लैंड करना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफाइड मैंने आसाम, नागालैंड, ये सारा सिक्किम, त्रिपुरा वगैरह स्टेट थी, वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने आपको बोला कि भैया ऐसा होता है कि नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, अब उसको उस केस में भी क्या होता है डियर, उस केस में भी आपकी जो सर्विस होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, पर वो टूरिस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अब आप पूछेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट कैरीज नॉन एसी कौन सी होती है, जो डियर कई बसेज ऐसी होती है, जिन्हें मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मेट्रो की जो कैब्स होती हैं, मेट्रो की जो बस होती हैं, या ऐसी जो प्राइवेट बसेज जो जिनका स्पेसिफाइड प्लेस फिक्स है, जब स्पेसिफाइड फिक्स है कि भैया वो यहाँ रुकती हुई जाएंगी, तो वो यहाँ पर नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरीज होती हैं। स्टेज कैरीज के केस में उन्होंने बोला कि भैया नॉन एसी जो है वो एग्जेम्प्ट होंगी, एसी वाली एग्जेम्प्ट नहीं होंगी। और फिर बोला भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई सर्विसेज दे रहा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो वो सर्विस आपकी टैक्सेबल नहीं होंगी, ठीक है। कुछ स्पेसिफाइड स्टेट से अगर एयरक्राफ्ट इम्बार्क फ्रॉम इंटरमीडिएट तक हो रहा है तब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एग्जेम्प्ट होगा। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरीज एग्जेम्प्ट होगा। याद रहे कि टूरिज्म पर्पज से रिलेटेड ना हो। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस जिनमें एसी ना हो वो एग्जेम्प्ट है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज ही एग्जेम्प्ट हैं, पर 1 ईयर बाद वो भी नहीं मिलेगा। मतलब जिस दिन से आपने स्टार्ट किया वहाँ से 1 साल तक की लिमिट है आपके लिए, ठीक है डियर। आगे देखते हैं, आगे कहता है भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेल। रेल के केस में सारा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन आपका एग्जेम्प्ट है, बट कब, जब वो आपका एसी कोच नहीं है। अगर आप एसी यानी फर्स्ट क्लास या किसी एसी कोच में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे वगैरह के केस में आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एग्जेम्प्ट है। फिर उन्होंने बोला कोई इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे का मतलब क्या है कि आप भाई बाय रोड ना जा करके, बाय एयर ना जा करके, बाय समुद्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं पैसेंजर के थ्रू एज ए ट्रांसपोर्टेशन, तो उस केस में भी आपके एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे वेसल्स वगैरह लोकेटेड वेसल्स वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं, पर अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पस, तो भी वो आपके एग्जेम्प्ट में आएगा। देन उन्होंने बोला कि मीटर कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, जो आजकल बहुत चल रही है ई रिक्शा वगैरह, वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। बट यहाँ पर याद रखना रेडियो टैक्स क्या कहते हैं वो, मैंने ओला उबर वाला जो रेडियो कैब वगैरह उनको मैंने आपको बोला कि भैया वो यहाँ पर नहीं आएंगी, रेडियो टैक्सी वगैरह यहाँ पर नहीं आएंगी। तो अब दूसरा आया सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग में आपको ये बात याद रखनी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सारा एग्जेम्प्ट होगा, बट 2 को छोड़ के। 2 कौन कौन से, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय जीटीए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय किसके द्वारा, एक कोरियर एजेंसी के द्वारा, ठीक है। बाय रोड के केस में मैंने आपको बात बोली कि बाय रोड के केस में अगर इन 2 के अलावा ट्रांसपोर्टेशन रहा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज बाय रोड जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बाय इनलैंड वाटरवे हो रहा है। इनलैंड वाटरवे यानी समुद्र के भीतर ही एक जगह से दूसरे स्थान तक गुड्स ले जाया जा रहा है, तो भी वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कहते हैं, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, ठीक है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द, अगर बाहर से कोई गुड्स हमारे यहाँ तक आ रहा है तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का जो भी हमारा सर्विसेज है वो आपका जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के बारे में, डिफेंस, मिलिट्री, न्यूज़पेपर और मिलिट्री मैगजीन्स वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इस केस में अगर रेलवे या वेसल्स ये सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो उस केस में भी जो है आपका वो जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आप इंडियन रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो आप फंसे वेसल में जो कि
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज़ हो रहा है तो ध्यान रखना कि टूरिज्म पर्पस में ना यूज़ हो रहा हो, बल्कि मेट्रो, मोनोरेल एंड ट्रामवे में बिंदास सफ़र करो। मतलब ये कह रहा है इंडियन रेलवे में सफ़र कर रहे हो तो तब आप फंसे, मतलब कब फंसोगे यहाँ लिख देना, अगर एसी कोच में बैठे हैं तो, यानी एसी कोच में बैठे हो तभी फंसोगे भैया, नॉन एसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे में तो बिंदास होकर सफ़र करो आप। बगैर जीएसटी के रेडियो कैब मत यूज़ करना वरना जीएसटी लगेगा। ठीक है, मगर यहाँ पर रेडियो कैब वगैरह वो आप यूज़ मत करना, जीएसटी लगेगा। मतलब मीटर कैब, और यहाँ पर मैंने आपको बोला मीटर कैब और जो है ऑटो रिक्शा वगैरह है इन पे जीएसटी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ जीटीए और कोरियर एजेंसी वालों के ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है सिर्फ जीटीए और एजेंसी वालों का ही टैक्सेबल है। एंड ध्यान रहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया यहाँ वेसल का गिवन नहीं है, मतलब वेसल की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है। और फिर ये पिछले वाला तो किसके लिए था दोस्त, पिछले वाला आपको मैंने बताया था वेसल्स और रेलवे के लिए था, और यहाँ पर जो है जीटीए के लिए वही सेम गुड्स थे, वो सारे यहाँ पर डिफाइन कर दिए। और यहाँ पर दो कंडीशन याद रखिएगा, 750 रुपये की और 1500 रुपये की। ठीक है। सिंगल कैरिज होगा तो 1500 रुपये देखेंगे और सिंगल कंसाइनी होगा तो 750 की लिमिट देखेंगे। देन उन्होंने मैंने आपको बोला कि भाई स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग को अगर आप कोई लीज या हायर पे अपना गुड्स दे रहे हो 12 पैसेंजर से ज़्यादा का, तो मैंने OD1 वाला एग्जाम्पल लिया था क्लास के अंदर कि OD1 के लिए दिल्ली सरकार को अधिक से अधिक व्हीकल की जरूरत पड़ गई थी, तो स्कूल से वगैरह उन्होंने डिमांड की थी। ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था। उसके बाद बताया टू गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस ट्रांसपोर्ट, अगर आपने 2 लोगों को हायर पे देना चाहिए, या तो हायर पे किसको, जीटीए को दिया, या फिर आपने दिया स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को। ठीक है। फिर टोल चार्जेस वगैरह को मैंने बोला कि भाई टोल चार्जेस वगैरह जो है वो पहले भी आपके नेगेटिव लिस्ट में थे और इस बार आपकी सर्विस इस जीएसटी की भी एग्जम्पशन के अंदर है। ठीक है डियर। इसके बाद मैंने बोला सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। अगर राइस वगैरह की वेयर हाउसिंग वगैरह कर रहे हैं या अनलोडिंग, पैकिंग वगैरह, स्टोरेज और वेयर हाउस वगैरह कर रहे हैं तो भी क्या कहते हैं, वो तो भी आपके एग्जम्पशन लिस्ट के अंदर है। और फिर मैंने आपको बोला था कि भाई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी आपके एग्जम्पशन के अंदर है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर जनरेशन के बारे में मैंने ये बताया था कि भैया प्रोडक्शन या करते तो प्रोडक्शन हमारी सर्विसेज नहीं आते, यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज की बात की गई है। ठीक है सर। ये और सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी क्या है कि आपकी एग्जेम्प्ट हो गई है। अगर जीटीए ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो कि जरूरी है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या जीटीए को दिया है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। टोल चार्जेस भी एग्जेम्प्ट है, राइस की पैकिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा भी एग्जेम्प्ट है, बिजली की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट है। प्रोडक्शन और सर्विसेज नहीं होती इसलिए यह कवर नहीं है। आरबीआई की सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। डियर, ऑन एन एवरेज मैंने फास्ट कोशिश की, पूरी लास्ट क्लास को आपको 20 से 22 मिनट हुए, 22 मिनट में पूरी कवर कर दिया है। ठीक है। अब आगे जो है हम अपने जो चैप्टर है, अपने चैप्टर पे फर्दर प्रोसीड करते हैं। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि आगे अब जैसा कि आपको याद हो कि पहले हम सर्विस टैक्स में क्या पढ़ते थे डियर, सर्विस टैक्स में हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि क्या होता है कि अगर बैंक वगैरह कोई भी लोन वगैरह देता है या कोई भी डिपॉजिट वगैरह एक्सटेंड करता है और उसके बदले में अगर बैंक हमसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट या डिस्काउंट कलेक्ट करता है तो गवर्नमेंट ने पहले भी उस पर इंटेंशन नहीं थी सर्विस टैक्स में। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ने उनको भी क्या कर रखा था, उनको भी जो है इस पे इंटरेस्ट वगैरह को नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा था और उन्होंने बोला था कि भैया ठीक है इस पर हम जो है आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। पर वहाँ पर ये बोला था कि जो हायर परचेज से रिलेटेड होगा, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट मेथड में जो 90% का वहाँ पर एग्जम्पशन दिया गया था और 10% वहाँ पर टैक्स किया गया था। पर यहाँ पर क्या डियर, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला कि भैया अभी तक जो यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कहता है सर्विसेज, एक सेकेंड डियर, क्या कहता है, ये कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंट बाय ऑफ वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज के इंटरेस्ट को यहाँ पर बाहर किया गया। मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड में जो आप इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो उस केस में गवर्नमेंट जो है जीएसटी में उसको एग्जम्पशन नहीं देना चाहती है, बाकी जो है वो आपको एग्जम्पशन देने के मूड में है यहाँ पर। ठीक है डियर, तो यानी आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि सर
सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट कोई भी लोन दे रही है, डिपॉजिट वगैरह जो एक्सटेंड कर रही है, उसके बदले में अगर वो कोई भी डिस्काउंट या उसके बदले में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह हमसे चार्ज करे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जीएसटी में क्या होगा, एग्जम्पशन होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और बताई थी, अगर आपको याद हो, नहीं मैंने तो नहीं बताई थी, आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या था डियर कि पहले क्या चलता था कि जैसे अगर बैंक टू बैंक अगर कोई भी फॉरेन करेंसी खरीदी या बेची जाती है, या एजेंट टू बैंक, ठीक है, आपस में कोई भी फॉरेन करेंसी खरीदी या बेची जाती है, या एजेंट टू एजेंट, ऑथराइज एजेंट टू एजेंट अगर ये करेंसी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो इस केस पे भी इन्होंने इसको पहले भी इनको बोला कि भैया इस पे हम सर्विस टैक्स नहीं लेंगे। सेम चीज़ें जीएसटी में भी लेके आए। उसका रीज़न दोस्त ये है कि मतलब क्या कि जैसे ये ट्रांजेक्शन इतनी ह्यूज अमाउंट में हो जाती है, भाई आपस में नॉर्मल सा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको जो है चाहती है कि भैया इसको दायरे से पहले भी नहीं रखना चाहती, तो आज भी इसको यही चाहती है कि भैया इसको जीएसटी में भी एग्जेम्प्ट रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, वो जो मेन पर्सन है जो एक्सचेंज करवाने जाता है, या जो कह सकते हो कि एक पर्सन जाता है एजेंट के पास फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करवाना, गवर्नमेंट उस एरिया को टैक्स करना चाहती है, जो कि आपस में ऑथराइज एजेंट और ये बैंक वगैरह जो एक्सचेंज करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर कह रही है कि नहीं, यहाँ पर आप आराम से बैठे, यहाँ पर हम आपसे कोई भी टैक्स लेने के मूड में नहीं है। यानी देखिए क्या कहते हैं, इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग्स बैंक्स और ऑथराइज डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमॉन्ग द बैंक एंड सच डीलर, ठीक है डियर। देन फिर इन्होंने बोला कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू, अगर नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वगैरह की जो सर्विसेज है वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड। यार बहुत से पॉइंट यहाँ पर ना आपको ऐसे लगेंगे जो प्योर थ्योरी है, ठीक है। मैंने कोशिश की कि हर जगह इमेज जरूर लाऊं, इसी में मेरे को बहुत मेहनत लग रहा है, क्योंकि चीज़ों को एडजस्ट करना, देन उसमें समय तो लगता ही है, बट यही है कि मुझे पता है कि इमेज के थ्रू आप ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस केस में क्या कि आप सिंपल फीलिंग के साथ पढ़िए कि हाँ भाई नेशनल पेंशन स्कीम को सरकार बढ़ावा देने जाती है, इसलिए उसके रिगार्डिंग में जो भी इंश्योरेंस वगैरह होगा वो एग्जेम्प्ट करना चाहती है। इस तरह से पढ़ेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो तीसरी बार जैसे एग्जाम में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया 28 नंबर एंट्री बताइए वो एग्जेम्पशन की क्या है, वो कभी नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि ये सर्विसेज है और इस पर जीएसटी चार्ज करना चाहते हैं, क्या ये सही है कि गलत है। वहाँ पर आपको सीधा जैसे वो नेशनल पेंशन स्कीम का नाम आएगा, वहाँ पर इंश्योरेंस का नाम आएगा, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि नहीं ये तो हमने कहीं मेगा एग्जाम्प्शन या एग्जाम्पशन की लिस्ट में पढ़ रखा है, तो फिर आप उसको उठा के सीधा एग्जाम कर दोगे, ठीक है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा डियर, उसके लिए आपको 1 2 बार 3 बार इसको पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आपको रिटेन होंगी। अगर आप ये सोचोगे कि सर ये तो 81 लिस्ट है, कैसे याद होगी, कैसे नहीं होगी, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो डियर आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 2 बार दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा, चौथी बार आप देखोगे कि आपको चीजें रिटेन हो रही है, ठीक है। और कोशिश करिएगा हर बार जो है वो इमेज के साथ पढ़ने की, ठीक है, इमेज के साथ देखने की कि भैया इमेज में क्या बना रखा है, क्योंकि वहां से क्या आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। और जब मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं इसकी फास्ट ट्रैक समरी लेके आऊंगा तो मैं उसका इमेज जो है, इमेज को, हर एक इमेज को कोशिश करूंगा कि उस समरी के साथ जोड़ने की, क्योंकि इसके लिए मेरे लिए खास तौर पे इस चैप्टर की फास्ट ट्रैक समरी बनाना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा डियर, क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं चार्ट के थ्रू इसको कन्वर्ट करूं, बट कोशिश करूंगा पूरी अपनी तरफ से कि अच्छे से अच्छी चीज़ आपको प्रेजेंट की जाए, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला कि भैया अगर कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस जो है, इंश्योरेंस बिजनेस अगर हम आर्मी वगैरह को दे रहे हैं, आर्मी में हमारे सारे जल सेना, थल सेना और क्या कहते हैं वायु सेना, तीनों तरह की सेना आ गई, अगर उनसे रिलेटेड अगर हम कोई इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तो वो भी आप पे एग्जेम्प्ट है। दोनों पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है, 28 और 29। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ annuity under the national pension system regulated by the pension fund regulatory and development authority of India under the pension fund regulatory and development authority act 2013. Service of life insurance business provided or agreed to be provided by the Army, Naval, Air Force Group Insurance Fund to members of the Army, Navy and Air Force respectively under the group of insurance scheme of the central government। और फिर उसके बाद तो आपका सबसे ज़्यादा सुना हुआ टॉपिक एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्टेट कॉर्पोरेशन वाला जो है ESIC, और वहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, ये आपको जो भी सर्विसेज देते हैं इसको सरकार ने बोला भैया इसको भी हम एग्जाम करेंगे, ठीक है डियर। यानी क्या बोला, सर्विसेज बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू पर्सन गवर्न अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू द पर्सन गवर्न अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ठीक है डियर। आगे आप देखोगे, आगे जैसे अभी मैंने ESIC वाली बताई, फिर IRDA वाले की बताई, भाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी
IRDA अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी, और सेबी जो है, सेबी भी अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। सेबी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब सेबी किस रिगार्डिंग में सर्विस देता है डियर, वो हमारे क्या होता है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वगैरह प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मार्केट को रेगुलेट करता है, ये सब सर्विसेज सेबी देता है। तो वो सर्विसेज भी इन्होंने बोला कि वो भी हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द IRDA अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इंश्योरर the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act 1999, services provided by the Security and Exchange Board of India set up under the Security and Exchange Board of India Act 1992 by way of protecting the interest of investor in securities and to promote the development of and to regulate the security market। ठीक है डियर सर, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अब इसके बाद सर क्या करेंगे, इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप जैसे कहीं स्वैप करते हैं कार्ड, जैसे स्वैप करते हैं कार्ड, तो स्वैप करने के बाद क्या होता है कि बैंक क्या करता है, बैंक आपके बिहाफ पे जो है सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर देता है, ठीक है। और फर्दर वो क्या, वो भी सरकार ने बोला कि भाई दे तो आप यहाँ भी एक सर्विस दे रहे हो बैंक, भैया एक सर्विस तो है। तो यहाँ पर जो बैंक पेमेंट कर रहा है उस बैंक का नाम रखा गया एक्वायरिंग बैंक। क्या बोला गया डियर, एक्वायरिंग बैंक बोला गया। और ये बोला गया कि अगर सिंगल ट्रांजेक्शन जो है उसकी वैल्यू 2000 तक की है, अगर 2000 से ज़्यादा तक की से ज़्यादा है तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और सिंगल ट्रांजेक्शन की वैल्यू अगर 2000 तक है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। सर्विसेज by acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to 2000 rupees in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card और other payment card services, ठीक है। For explanation में क्या बताया, for purpose of this entry acquiring bank means any banking company, financial institution including non-banking financial company or any other person who makes the payment to any person who accept such card, ठीक है। अब इसके बाद डियर ये बोला गया, एक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जनरल इंश्योरेंस क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। मुझे पता 99.99% लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस जो आपका क्या कहते हैं पर्सन की लाइफ से रिलेटेड होता है, और जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो आपका क्या कहते हैं लाइफ से इंश्योरेंस ना होकर जैसे आपने गाड़ी, व्हीकल वगैरह ये सब बाकी चीज़ें जिनमें जान नहीं बचती, मतलब सर जान नहीं बचती क्या बता रहे हो, मतलब अच्छी खासी सीरीज, मतलब जान नहीं बचती, अरे मतलब गलत ना समझो यार, मतलब जान मतलब आत्मा, ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं है। हाँ ठीक है सर, हम तो सर नींद में थे, तुमने क्या वर्ड बोल दिया सर कि हम बिल्कुल आँख खुल गई, नहीं डियर ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस आपकी अच्छी खासी इन्होंने स्कीम दे रखी है डियर, ठीक है। इस स्कीम को करना क्या, इस स्कीम को बस भगवान का नाम लेना है, ठीक है, और एक बार पढ़ लेना है, ठीक। जो आपको लगता है कि ये स्कीम ऐसी स्कीम है, मैं भी नहीं बताने वाला कोई सी भी, क्योंकि डियर यहाँ पर सिर्फ आपको ये लगता है कि हाँ जी ये कोई ताज़ी स्कीम है ज़्यादा जिसके बारे में सुना हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में आप उस पर टिक लगा सकते हो कि हाँ भाई इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, अदरवाइज बस सबको एक बार गो थ्रू कर लेना और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम, ठीक है। हट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस, प्रीमिया कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पायलट स्कीम एंड सीड कोट इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेशनल ट्रस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999। ठीक है सर, शुक्र है हमने पूरा पढ़ तो लिया, थैंक गॉड। अब आपके ऊपर है, आप पढ़िएगा।
अगला है दोस्त, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, जनश्री, अब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस की बात की गई, अभी तक वहाँ पर क्या कर रहे थे कि आप जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, अब लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। ठीक है डियर, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर 50,000 रुपीज़, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या डियर, इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर कोई अटल पेंशन स्कीम में अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशंस वगैरह दे रहे हो, ठीक है, उस कंट्रीब्यूशन का जो कलेक्शन वगैरह की जो सर्विसेज है वो सर्विसेज भी इन्होंने बोला एग्जेम्प्ट है। सेम इसी तर्ज पे इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी पेंशन स्कीम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको गवर्न करती है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट जिसको की देखरेख में चलती है, तो उस केस में भी बोला कि भैया वो भी क्या है, वो आपकी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द अटल पेंशन स्कीम पेंशन योजना और सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है डियर, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कहता है कि डियर, जैसे क्या होता है कि कई बार सरकार को ये पता था कि भाई बड़ा मुश्किल है कि बैंकिंग चैनल्स के लिए भी, और बैंक एक ऐसी जो आज के समय में ज़रूरत बन चुका है देश की कि बैंक हर एक जगह होना बहुत ज़रूरी है, बट गवर्नमेंट को पता था कि रूरल एरिया में बैंक पहुंचा पाना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई काम करो ना कि कुछ बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट कर देते हैं जो हमारे मतलब बैंक के रूरल एरिया में ब्रांचेस खोलेंगे बैंक के बिहाफ पे और अकाउंट्स वगैरह ओपन करेंगे, और मेनली जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है वो बैंक के बिहाफ पे रूरल एरिया में करेंगे। अब बेसिकली तो वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो सरकार ने बोला कि देखो हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, सेम चीज़ है इस केस में जो है हम आपका GST नहीं चार्ज करेंगे, हम इसको एग्जाम के दायरे में ला रहे हैं। सेम चीज़ सरकार जानती थी कि जैसे बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो है हमारा इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस के केस में इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, अगर कोई भी रूरल ब्रांचेज होंगी, रूरल एरिया के अंदर बिजनेस फैसिलिटेटर या इंश्योरेंस कंपनी को अगर कोई भी रूरल एरिया में दे रहे हैं ये सर्विसेज, तो भी उन्होंने एग्जाम्प्ट रखा। इसके साथ इन्होंने एक बात और बोली कि अगर कोई भी बिजनेस, अगर कोई एनी पर्सन एंड इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट है जो कि बिजनेस फैसिलिटेटर को जो ऊपर मैं आपको इसको बताता हूँ, इसको मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तब शायद आप जल्दी से इसको ईजिली कवर करेंगे। देखिए क्या कहता है, सर्विस बाय द फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपेसिटी, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट टू ए बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांचेस। ठीक है, और मैंने दूसरा बताया आपको बिजनेस इंश्योरेंस वाला, तो सी पॉइंट में देखिए आप सीधा, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया। ठीक है डियर, ये दोनों तो आपको समझ में आया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अब क्या होता है कि इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं इस केस में, कि यानी एनी पर्सन एज एन इंटरमीडिएट टू ए बिजनेस फैसिलिटेटर और ए बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विस मेंशन इन एंट्री है। यानी जो ए सर्विस है, इस सर्विस के रिगार्डिंग में अगर कोई पर्सन ऐसे इंटरमीडिएटरी बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस को कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। बट एक चीज़ ध्यान रखिए डियर, यहाँ पर जो बी में बात बोली गई, बी में सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट की बात ए के लिए बोली गई, सी के लिए नहीं बोली गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आपको यहाँ पर अगर कोई मार्क लगाना चाहते लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि भैया सर्विसेज, ये भी बिल्कुल थ्योरी दिया, इसको सिर्फ यहीं से पढ़ लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, union territory under an insurance scheme for which total premium is paid by the central government, state government और union territory। मतलब क्या कहता है, अगर कोई भी सेंट्रल किसी भी गवर्नमेंट को अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस दे रहे हैं, किसके रिगार्डिंग में दे रहे हैं डियर, गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं आप इंश्योरेंस के रिगार्डिंग में। ठीक है, बात की है मोदी जी से, मैंने बात की है, मेरी क्लास में थोड़ी दिक्कत होती है, रेलवे लाइन थोड़ा सा उधर सरकवाओ, कह रहे हैं बात चल रही है तो कुछ दिन में रेलवे लाइन उधर सरकवा देंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा जब तक ये लाइन इधर नहीं सरकवा रहे। कल ही बात की है मैंने कहा मोदी जी देखो इतना हम काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रेलवे लाइन आपने बिल्कुल घर के बगल से और यहाँ पर क्रॉसिंग भी बिल्कुल
क्या कहते हैं करवा दिया है, तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है। आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा करवाइए ना। स्टूडियो में भी आवाज़ बिल्कुल ऐसा लगता है कि बंद करने के बाद भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ट्रेन बगल से निकल रही है। तो प्लीज़ उसको, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई अगली करते हैं, ठीक है। और डियर अब इसमें क्या है कि अब इसके आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को आप क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के केस में आप इंश्योरेंस गवर्नमेंट को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। और जिसका प्रीमियम भी सारा का सारा कौन पे कर रही है डियर? गवर्नमेंट ही सारा का सारा प्रीमियम पे कर रही है। तो उस केस में भी क्या बोला कि उस केस में भी जो आपकी सर्विसेज वगैरह होंगी, ठीक है, जो आपकी सर्विस इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो एग्जम्प्ट है। यही बात इन्होंने बोली कि सर्विसेज provided to the central government, state government or union territory under any insurance scheme for which total premium is paid by the central government, state government और union territory। ठीक है डियर, यहाँ तक तो सर समझ में आया। अब इसके बाद क्या हुआ डियर, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है ना, ये क्या करते हैं, ये लीजिंग करते हैं एसेट्स की। किसको? इंडियन रेलवे को। जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, बेशक से ये भी बोले ना, ज़्यादातर थियोरेटिकल पॉइंट है, आप इसके बिल्कुल डीप में तो घुस नहीं सकते। बस आपको ऐसे समझना है कि भाई इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो होते हैं, ये क्या होता है कि लीज वगैरह देते हैं, क्योंकि पता है आपको इंडियन रेलवे वैसे ही बड़ी लॉस में चल रही है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि भैया ये कुछ स्कीम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहता है कि उसके थोड़े लॉस की भरपाई कर सके। तो उन्होंने क्या किया, भैया एक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया, जो क्या करता है कि भैया जो इनको असेट्स वगैरह होती है, वैगन्स, कोचेस वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उनको लीज पे देते हैं, ठीक है। और लीज देते हैं, अब ये एक तरह की सर्विसेज होगी, जैसे लीज का नाम आया तो लीज के केस में सर्विस होगी। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर इंडियन रेलवे को लीज वगैरह पे वैगन्स वगैरह या बोगी वगैरह जिसको बोलते हैं, कोचेस वगैरह दे रहे हैं, या कोई भी असेट्स लीज पे दे रहे हैं, तो वो भी आपकी एग्जम्प्ट होगी, ठीक डियर। तो देखिए क्या कहता है, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स, रोलिंग स्टॉक असेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस, लोकोस बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे, ठीक है डियर। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जैसे कई बार क्या होता है कि आप गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं कि हमारे देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छा रहेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि होता क्या कि स्टेट के पास ना बहुत सारी कई बार कमर्शियल प्लॉट पड़े होते हैं खाली, ठीक है। क्या होता है डियर, कमर्शियल प्लॉट पड़े होते हैं, और कमर्शियल प्लॉट क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म लीज बनाती है। लॉन्ग टर्म लीज पे एक अपफ्रंट प्रीमियम, मतलब वहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा प्रीमियम उनसे लेती है 30 साल का, और 30 साल के लिए वो लीज पे वो प्लॉट ऑफ लैंड उनको दे देती है। अब वो अपना वहाँ पे बिजनेस वगैरह करते हैं, जो भी वो फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करते हैं वो वहाँ पर वो करते हैं, ठीक है। अब इस लीज भी एक तरह से ये भी सर्विसेज हो गई, और इसको भी क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जी इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एग्जम्प्ट कर रहे हैं, ठीक डियर। तो इसको देखो क्या कहता है, one time upfront amount called as premium, salami, cost price, development charges or by any other name, level in respect of the services by way of granting of long term 30 years or more। मतलब वही बात है कि भाई लॉन्ग टर्म कब बोला जाएगा, जब कम से कम 30 साल या उससे ज़्यादा का अगर आपका लीज होगा तभी वो लॉन्ग टर्म बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। तो ये याद रखिएगा 30 ईयर वाली लिमिट, ठीक है। अगर एग्जामिनर यहाँ पर खेलना चाहेगा तो 30 ईयर से ही खेलेगा, अदरवाइज वो नहीं खेलेगा, ठीक है सर। यानी लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट provided by the state government, industrial development corporation or undertaking to industrial unit, ठीक है सर। सर ये भी समझ में आ गया सर। इसके बाद क्या है, इसके बाद डियर ये है कि भैया जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पता है जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह, स्पेक्ट्रम वगैरह की जो लाइसेंसिंग वगैरह या कह सकते हो उनको रेंटिंग वगैरह पे देती है, तो किसको देती है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को। तो उस केस में भी इसको, इस सर्विसेज को भी इन्होंने एग्जम्प्ट रखा, बट कंडीशन क्या डाली कि ये सर्विस जो आपके साथ हुई है, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2016 से पहले होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने शांत हो गए। यानी इधर देखिए क्या कहते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, union territory or local authority by way of allowing business entity to operate a telecom service provided or use radio frequency spectrum during the period prior to 1st April 2016 on payment of license fees or spectrum user charges as the case may be, ठीक है सर। सर आगे क्या देखेंगे सर, आगे डियर हम देखेंगे कि क्या होता है, इंक्यूबेटी होता है, ठीक है। क्या होता है डियर, एक इंक्यूबेटी होता है। इंक्यूबेटी क्या करते हैं, इंक्यूबेटी ये सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। तो इनके केस में इन्होंने बोला कि अगर, बिल्कुल मैं इसको ना आपको एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर ही समझाता हूँ।
वहाँ अलग से देखा। इन्होंने सबसे पहले देखो क्या बोला, सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर इनक्यूबेटी सर्विस दे रहा है, ठीक है, अगर इनक्यूबेटी कोई सर्विस दे रहा है तो उस केस में इन्होंने ये बोला कि भाई इसको मैं यहाँ से बताता हूँ। इन्होंने बोला कि भाई अगर कोई इनक्यूबेटी सर्विस दे रहा है, अगर वो इस साल दे रहा है तो और उसकी जो है 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू जा रही है, मतलब उसकी जो टर्नओवर वगैरह जा रही है 50 लाख से ज़्यादा की जा रही है, तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, मतलब अप टू 50 लाख होना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी कंडीशन क्या बोली, इसके साथ साथ बोली कि भाई प्रीवियस ईयर में भी उसकी जो लिमिट रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, 50 लाख तक की रहनी चाहिए। प्लस ये बोला कि भैया ठीक है, ये तो दो लिमिट एक साथ होनी चाहिए, यानी पहले ये देखेंगे कि इस साल क्या 50 लाख तक की है उसकी अमाउंट, ठीक है सर, अगर 50 लाख तक के तो मिलेगा, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। देन फिर ये बोला कि भाई प्रीवियस ईयर भी उसका चेक करो, मान लो इस साल अगर 40 ही लाख है पर पिछले साल तो उसकी 60 लाख थी, तो अभी इस साल नहीं मिलेगा। फिर एक कंडीशन और देखनी होती है, क्या इसको बिजनेस को मतलब स्टार्ट किए हुए 3 साल से ज़्यादा तो नहीं हुए, यानी ये कंडीशन, ये जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ कितने ईयर के लिए है डियर, 3 ईयर के लिए। अगर ये कंडीशन 4th ईयर के लिए नहीं मिलेगी, मतलब 3 साल में आपको लगातार ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या देखनी है डियर, पहली चीज़ ये देखनी कि जिस साल आप जो साल चल रहा है आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस साल क्या 50 लाख से ज़्यादा तो नहीं हुई, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पर अगर 50 लाख से कम है तो ये देखो आप क्या पिछले साल 50 लाख तक थी, अगर है तो ये एग्जम्पशन मिलेगी। फिर इसके साथ एक कंडीशन और देखो, क्या 3 साल तो ख़त्म नहीं हो गए, अगर 3 साल ख़त्म नहीं हो तो एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है डियर। तो इसको अब पढ़ा देता हूँ आपको, क्या कहता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी अप टू ए टोटल टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। डियर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लो, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि अच्छी खासी कंडीशन से एग्जामिनर 2 से 3 मार्क्स का सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यानी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी अप टू ए टोटल टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख in a financial year subject to the following condition, namely the total turnover had not exceed 50 lakh during the preceding financial year, ठीक है। और यहाँ पर भी पहले 50 लाख की यहाँ पर देखिए दो, टोटल टर्नओवर 50 लाख तक होनी चाहिए और फिर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे, एंड प्लस ए पीरियड ऑफ 3 years हैज़ नॉट बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट एज एन इनक्यूबेटी। एज ए इनक्यूबेटी जो है आपका एग्रीमेंट एंटर हुए भी आपको 3 साल से ज़्यादा ना हुए हो, ठीक है डियर। ये 44 वाली भी आपको समझ में आ गई। अब चलते डियर 45 पे। 45 को डियर हम कैसे समझेंगे, 45 को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है डियर एग्जाम में आपके। सबसे पहले बात बोली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, ठीक है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को आपको दोस्त 2 तरीके से देखना है कि भाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या वो जिसको सर्विस दे रहा है क्या वो बिजनेस एंटिटी है। आपने बोला नहीं सर वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, यानी वो बिजनेस एंटिटी नहीं है। अगर नहीं है तो एग्जम्पशन उसको मिल जाएगी, यानी नो जीएसटी। फिर हम ये देखेंगे क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो सर्विस दे रहा है वो किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। आपने बोला यस सर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है। फिर हम उससे ये पूछेंगे क्या बिजनेस एंटिटी की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये देखो कि 20 लाख तक की टर्नओवर थी। आप बोलोगे सर 20 लाख तक की, हाँ 20 लाख तक की देखो, जी हाँ है। अगर है तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर है तो लेस देन, ठीक है। अगर 20 लाख से ज़्यादा थी तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है डियर। 10 लाख हम स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए ये कंडीशन रखते हैं। ये हो गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में। अब आया एडवोकेट के केस में। एडवोकेट के केस में ये देखो डियर ये क्या कहता है, एडवोकेट के केस में ये कहता है कि भाई एडवोकेट अगर किसी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म ये सर्विस किसको दे रही है, पहले तो ये दे रही है एक एडवोकेट या किसी एडवोकेट फर्म को, तो ये आपका एग्जम्प्ट है। फिर बाकी जो 2 कंडीशन होगी डियर
दो कंडीशन वही, अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट है, अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो फिर वही आपकी 20 लाख और 10 लाख की लिमिट। ठीक है डियर। और तीसरी कंडीशन, तीसरा है आपका क्या कहते हैं, सीनियर एडवोकेट का केस। सीनियर एडवोकेट के केस में इन्होंने क्या बोला कि सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसको, अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो 10 लाख तक की लिमिट है, वो 20 लाख की लिमिट प्लस 10 लाख की लिमिट। यानी सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को देगा, ठीक है, तो उस केस में डियर यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी। मतलब सीनियर एडवोकेट के केस में अगर आप देख रहे हो, सीनियर एडवोकेट के केस में एक तो ये वाली एग्जेम्पशन उसके लिए अवेलेबल है और एक एग्जेम्पशन ये वाली अवेलेबल है, ये वाली एग्जेम्पशन उसके लिए नहीं है। यानी वहाँ पर सीधा सा ये बोला। बट अब आपका क्वेश्चन ये आएगा सर कि क्या एडवोकेट या एडवोकेट फर्म ये सीनियर एडवोकेट को देंगे तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगी कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है सर। अब वहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने क्या बोला कि एडवोकेट फर्म्स अगर किसी भी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म्स को देंगे, ठीक है, तो वो उस केस में क्या होगा, वो इस केस में एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो यानी वहाँ पर एडवोकेट की बात की गई है तो एडवोकेट में कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे तो एडवोकेट में सीनियर एडवोकेट को भी उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। तो ये जो है पॉइंट आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, ये एग्जेम्पशन में आ जाएगा। ठीक है, पर अगर सीनियर एडवोकेट जो है वो एडवोकेट को दे रहा है सर्विसेज वगैरह तो उस केस में उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है डियर, तो इसको देख लेते एक बार। बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, any person other than business entity or a business entity with an aggregate turnover up to rupees 20 lakh 10 lakh in case of special category of state in the preceding financial, a partnership firm of advocate or an individual advocate other than as a senior advocate by way of legal services to an advocate or partnership firm to an advocate providing legal services or any person other than a business entity or a business entity, वही 20 लाख 10 लाख के केस। और सीनियर एडवोकेट में by way of legal services to any person other than a business entity or a business entity or aggregate turnover up to a रुपीज़ 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। ठीक है डियर, तो यहाँ पर जो है अपना एडवोकेट वाला भी केस हो गया। आगे दोस्त हम पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने एडवोकेट की सर्विस देखी, अब देखते हैं कि भाई सर्विसेज बाय वेटरनिटी क्लिनिक रिलेशन टू हेल्थ ऑफ केयर ऑफ एनिमल। मतलब जैसे क्या होता है कि भाई जहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है, अगर वो इलाज से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज वगैरह मिल रही है तो वो भी आपके एग्जामिनेशन में आती है। थ्योरेटिकल ये दोस्त, बस इसको एक बार रीड कर लीजिए आप। भाई याद रखिएगा कि भैया जानवरों वगैरह का जो इलाज होता है वो भी आपका एग्जामिनेशन लिस्ट में आता है। सर्विसेज बाय वेटरनिटी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अब दूसरा बोला कि भाई सरकार जो है कई बार कि अंडर एनी लॉ आपका भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह की सर्विसेज देती है। जो सरकार को पता है भाई आपको कोई भी प्रोविजंस वगैरह फॉलो करने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सिंपल सा, अगर आप जीएसटी में भैया जीएसटी का काम करना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा। तो जीएसटी में मान लीजिए ऐसे तो अभी कोई फीस ही नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की, मान लीजिए फीस है 1000 रुपये, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रुपये फीस के साथ उसके साथ जीएसटी भी दे प्लस उसमें जीएसटी का टैक्स भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सरकार ने बोला अगर अंडर एनी लॉ अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो रजिस्ट्रेशन में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। दूसरा सरकार ने बोला कि क्या होता है कि कई बार सरकार ना सेफ्टी चेक्स वगैरह मेजर वगैरह टेस्ट करती है वर्कर जहाँ काम कर रहे हैं कि वो भैया जो इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं। तो वो सब सर्विसेज वगैरह भी जो गवर्नमेंट देती है वो भी यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला कि वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है डियर, तो ये 47 में क्या बताया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और ए लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और टेस्टिंग सेलिब्रेशन सेफ्टी चेक सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स कंज्यूमर्स और पब्लिक एट अ लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है डियर, इसके बाद बिल्कुल थियोरेटिकल ये इसको ये
पढ़ के निपटाएंगे कि जैसे क्या बोला कि भाई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, अगर ये कोई सर्विसेज वगैरह देंगे तो ये इनकी सर्विसेज वगैरह जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह इन सब की जो सर्विसेज वगैरह है वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। यानी टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय अ technology business incubator or a science and technology entrepreneurship park recognized by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of the Department of Science and Technology Government of India or bio incubators recognized by the biotechnology industry research assistance council under the Department of Biotechnology Government of India, ठीक है। तो सर यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला कि भैया कोई भी इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल क्या होता है कि आपको पता होगा कि भैया कई बार क्या होता है कि एक इंडिविजुअल बंदा के न्यूज़ वगैरह इकट्ठी करता है, ठीक है, न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करके जो है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के नाम से उसको बोला जाता है। वो क्या करता है कि भाई न्यूज़ वगैरह इकट्ठी करके देता है। तो ये भी इन्होंने बोला कि भाई इस तरह की भी जो सर्विसेज होंगी, ये सर्विसेज भी क्या होंगी, ये भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। अगर ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वगैरह न्यूज़ वगैरह बेचारा जा के जगह इकट्ठी कर रहा है तो वो सर्विसेज भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। यानी सर्विस 49 एंट्री देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन और प्रोवाइडिंग न्यूज़ बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया। यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया भी अगर कोई भी सर्विस वगैरह न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करके दे रही हैं तो ये भी सर्विसेज जो है आपकी एग्जेम्प्ट है, रियल, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सबसे आपने रिलेटेड भैया आप जो आपके मेरे से रिलेटेड अगर कोई पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज वगैरह दे रहे तो वो भी भैया वो तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई लिखाई पे भी थोड़ी ना टैक्स लेने लग जाएंगे आप, ठीक है, इतने भी बेरहम ना बनिए, ठीक। तो इसने क्या बोला, सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी बाय वे ऑफ लैंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन और एनी अदर नॉलेज इनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल, ठीक है डियर, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। आगे बताइए, अब आगे आपको पता है जीएसटीएन, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में मैंने जीएसटीएन के बारे में बताया था कि भाई जीएसटीएन को लेके आए, जो स्पेशल कंपनी उन्होंने अपॉइंट की जो कि सारा जो भी स्ट्रक्चर है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो वगैरह सारा जीएसटीएन संभालते हैं। तो यानी जीएसटीएन जो भी सर्विसेज देगी किसको, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी वगैरह को, तो उस केस में उन्होंने बोला कि जीएसटीएन की जो सभी सर्विसेज है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है सर। अब क्या होता है, कोई भी जैसे जो ऑर्गेनाइजर वगैरह होते हैं, बिजनेस, कई बार क्या होता है जो ऑर्गेनाइजर वगैरह होते हैं बिजनेस एग्जीबिशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अगर ये इंडिया में ऑर्गेनाइज करवा रहे तो डियर इनकी सर्विस फिर एग्जाम नहीं होगी, बट ये बिजनेस एग्जीबिशन वगैरह जो ऑर्गेनाइजर इंडिया का अगर वो एग्जीबिशन करवा रहा है कहाँ पर, इंडिया के बाहर वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक है, तो फिर वो सर्विस जो है वो आपकी एग्जीबिशन वाली वो है आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक डियर। तो क्या कह रहा है, सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। एनी पर्सन का मतलब हो सकता है जिस पर्सन को वो सर्विस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, वो हो सकता है इंडिया का ही पर्सन हो या हो सकता है इंडिया के बाहर का हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपका जो भी बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो फिर उस केस में वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उस केस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बोला कि भैया इसको भी सिर्फ आपको रीड करना है, मन से पढ़ना है, ठीक है, याद रहे तो ठीक है, पर इसमें मैं आपको एक सतर्कता बता दूं कि जो स्पॉन्सरशिप सर्विस होती है डियर, जो स्पॉन्सरशिप सर्विस में अगर आपको याद हो तो हमने कहीं ऐसा पढ़ा था कि बिजनेस स्पॉन्सरशिप सर्विस वगैरह में रिवर्स चार्ज वगैरह रखता है। अगर लगता है तो याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, करो कोशिश करो कि आपको याद आए, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विस उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बोला कि अगर ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी है और यहाँ पर स्पॉन्सरशिप और सर्विसेज की बात चल रही है तो ठीक है, तो इस कैटेगरी ऑफ स्टेट के केस में आपकी जो है आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सर वो स्टेट कौन कौन से हैं, वो सॉरी वो स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं डियर, वो मुझे भी याद नहीं होते, वो बड़े अजीब अजीब से नाम है। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, सिंपल रीडिंग करनी है और समझना है, और आपको अपने माइंड में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि भाई कुछ जो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स जो है वो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के अंदर आ रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। सर आपको क्यों नहीं याद है, आप तो टीचर हो, ये मतलब आप हमको पढ़ा रहे हो, आपको याद नहीं है तो हमें कैसे याद होगा डियर। देखो हम सच बोलते हैं, अब ऐसा तो है नहीं मैं झूठ बोलती नहीं मेरे को याद है, आप मेरे से टेस्ट तो लोगे नहीं, बट जो सच है वो सच, अब नहीं होता तब क्या कर सकते हैं, ठीक है सर कोई नहीं।
कह रहे तो मान लेते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड का कौन सी? बाय ए नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और इट्स एफिलिएटेड फेडरेशन वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री। बाय एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक भारत, by the Central Civil Culture and Sports Board as a part of national games by the Indian Olympic Association, ठीक है, under the पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। सर आप सही कह रहे थे, हम तो आप पे खाम ही शक कर रहे थे। नहीं याद कर लेना डियर, आप जरूर याद करना और मुझे सुनाना। मुझे उम्मीद है कि आप करोगे क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स सभी बहुत बहुत ब्रिलियंट है और मेरे से तो सभी ब्रिलियंट है। ठीक है सर आगे क्या बताया? आगे इन्होंने बोला कि भैया अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर, आपका पुराना और सबसे फेवरेट टॉपिक एग्रीकल्चर, नाम सुनते ही अगर इनकम टैक्स में आता है तो भी आप नाम सुन के उस पर टैक्स लगाते नहीं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि भैया एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी वो एक्टिविटीज़ जो है आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट आपको एग्रीकल्चर के बारे में जब भी आना है तो उसमें दिमाग ये लगाना है कि जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी किस टाइप की है। अगर ये एक्टिविटी ऐसी है जो कि भैया जैसे बिल्कुल मैं बता दूं, जैसे कोई हम फसल वगैरह उगा रहे हैं, सिर्फ फसल वगैरह को उगाने से, काटने से, जो एक फार्मर नॉर्मली अपने जीरो लेवल के ग्राउंड पे करता है, जैसे कटिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया और वो थ्रेशिंग हो गया, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी है। अब वो लोडिंग अनलोडिंग वगैरह भी आ गया और प्राइमरी मार्केटिंग तक, यानी प्राइमरी मार्केट तक जो है फार्मर खुद ले जाता है। तो यानी प्राइमरी मार्केट तक की जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड। फीड टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग, जितनी भी टेस्टिंग जो भी थी वो सब इन्होंने एग्जेम्प्ट करी। प्लस इन्होंने बोला कि कई बार क्या होता है, फार्मर्स वगैरह को भी भाई सारे काम तो वो खुद भी नहीं कर सकते, किसी के जॉब वर्कर या इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आए हमारे बिहाफ पे, हमारे यहाँ टेस्टिंग वगैरह करे, चेक करे कि भैया हमारी जो ज़मीन सॉइल वगैरह जो उसकी मतलब पावर मतलब ठीक है कि नहीं, और मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना किसमें क्या क्या हमें खाद वगैरह का इस्तेमाल करना है, ये सारा उन्होंने सारा वो उनसे क्या करते हैं, वो एक जॉब वर्कर इंटरमीडिएट होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, जो उनकी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला भैया आपकी भी सर्विस जो है वो है क्या कहते हैं कि जीएसटी के दायरे में नहीं है और आपकी सर्विसेज भी जो है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक डियर, तो इसको देखते क्या कहता है, यानी कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज ए जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टिवेशन of plant and rearing of all life forms of animal except the rearing of horses or food or fiber, fuel, raw material or their similar प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है सर, अगर कोई भी इंटरमीडिएट वगैरह प्रोसेस वगैरह कर रहा है तो ठीक है। और फिर आखिरी में बोला भाई स्लगरिंग ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज है तो वो भी सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है डियर, आगे जो आ गया वो पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हम पढ़ते रहते हैं हमेशा कि भाई ये पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगे वो सारी एग्जेम्प्ट होंगी। आराम से एक एक करके पढ़ लेते, फील के साथ पढ़िएगा, हमेशा याद आएगी और पेपर में हमेशा इसमें से आता ही आता है। ठीक है डियर, तो हमेशा उसको एग्जामिनर को बड़ा प्यारा पॉइंट लगता है, यहाँ से कुछ ना कुछ वो जरूर आपको देने की कोशिश करता है ताकि वो चेक करता है कि आप पक्के किसान है कि नहीं। ठीक, तो service in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals except the rearing of horses for food। मतलब कहते हैं कि अगर आप कोई जानवर वगैरह भी पाल रहे हैं, एनिमल्स वगैरह को भी पाल रहे हैं तो उसको भी हम एग्रीकल्चर ही मानेंगे और वो भी जो सर्विसेज होंगी वो भी एग्जेम्प्ट होंगी। बट उन्होंने बोला कि भैया आप घोड़े वगैरह पाल रहे हैं अस्तबल वगैरह के अंदर तो भाई वो नहीं है डियर, उसके लिए हमारे यहाँ एग्जेम्पशन नहीं है। घोड़े वगैरह का कहाँ क्या काम, घोड़े सब खेत जोतते हो नहीं। तो उन्होंने बोला अगर आप एनिमल्स वगैरह पाल रहे हो किसके लिए, फूड के लिए, फाइबर्स के लिए, फ्यूल्स, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ। ठीक है, और बोला अगर अदर सिमिलर प्रोडक्ट के केस में भी यानी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। ठीक है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, अगर कोई फार्म लेबर वगैरह सप्लाई कर रहे हैं कि भैया जो वहाँ पर जाके काम करे तो उस केस में वो भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फॉर्मिगेटिंग, ठीक है, क्यूरिंग, sorting, ग्रेडिंग, कूलिंग और बल्क पैकेज एंड सच लाइक ऑपरेशन which do not alter the essential characteristics of agriculture produce
बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट तक का अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कह रहे हैं, अगर रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। एग्रो मशीनरी से इसको बड़ा प्यार होता है, ये पूछता है आपसे बार बार, तो ध्यान रखिएगा। यानी एग्रो मशीनरी जो है ये हमारी एग्रीकल्चर में ही काम आती है, अगर इसकी रेंटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, आपकी एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा बोला कि भाई लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है सर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज वगैरह भी हैं, वो भी इसके अंदर आ गई। सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट और फॉर सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है सर। मार्केटिंग कमिटी बोर्ड वगैरह जो सर्विसेज वगैरह जो होती है सेल परचेज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड होंगी, तो वो भी सारा हमारा इसके अंदर आएगा। ठीक है डियर, तो यहाँ पर ये आपका एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है, इसको फील के साथ पढ़ना, थोड़ा समझ के पढ़ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, समझ जाएंगे आप कि क्या एग्रीकल्चर है क्या नहीं। ठीक है। देन इसके बाद बोला कि भाई सर्विस अगर क्या होता है कि भाई आपको ही पता है फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, कई बार क्या होता है जैसे बनानास है, बनानास को क्या करते हैं, बनानास को भाई तोड़ लेते हैं, कच्चा ही होता है तो उसको वहीं से तोड़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको बर्फ़ वगैरह में कूलिंग एरिया में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे वो कुछ दिन बाद वो पक जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या बोला कि भाई कई बार क्या होता है सेब एप्पल्स वगैरह है उसके ऊपर हम वैक्सिंग वगैरह करते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, पर उसकी जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती है वो नहीं बदलती है। उनको पैक कर रहे हैं या उन पर कोई रिटेल पैक जो है रिटेल पैकिंग वगैरह में रिटेल पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है उन पे कोई लेबल वगैरह लगा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एप्पल वगैरह पे लेबल वगैरह भी लग के आता है, तो अगर वो सब करे तो वो भी उन्होंने बोला वो भी एग्जेम्प्ट है ये तरह की सर्विसेज है, क्योंकि इससे क्या कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल है वो तो नहीं बदल रही। ऐसा तो नहीं है कि सेब जो है एप्पल है वो एप्पल अब एप्पल ना बन के एप्पी फीस बन गया है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो उसको बोला कि भाई ये सर्विस आपकी एग्जेम्प्ट नहीं है, बट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो आपका प्रोडक्ट है वो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है सर्विसेज by way of preconditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labeling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables। ठीक है डियर। देन क्या कहता है, देन कहता है कि भाई अगर कोई भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन अगर कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो उनकी भी सर्विसेज क्या होंगी डियर, उनकी भी सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, ठीक है सर। सर इसके आगे क्या पढ़ेंगे सर, इसके आगे इन्होंने बोला भाई जो कोल्ड चेन फैसिलिटी हो जो नेशनल कोल्ड चेन फैसिलिटी वगैरह जो है एनसीसीडी वगैरह देता है। ठीक है, सीसीडी दोस्त एनसीसीडी। ठीक है, तो नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो अगर सर्विसेज दे रहा है कोल्ड चेन से रिलेटेड तो वो आपकी जो है वो जो सर्विसेज हैं वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। देखिए क्या कहता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन development under the Ministry of Agriculture, Corporation and Farmers Welfare by way of cold chain knowledge and dissemination। ठीक है, तो आगे क्या है दोस्त, आगे इन्होंने बोला कि भाई आगे रिलीजियस पिलग्रिम वगैरह जो हज यात्रा वगैरह के लिए होता है या मानसरोवर ये होते हैं जो कि मतलब तीर्थ स्थल पे यात्रा कराते हैं, इनकी कमेटियाँ होती हैं, कमेटी हज कमेटी है, वो मानसरोवर कमेटी। ठीक है, तो ये सब इनकी सबकी भी सर्विसेज को क्या बोला गया कि भैया तुम्हारी सबकी सर्विसेज भी जो है वो टैक्सेबल नहीं है, ये सारी क्या है एग्जेम्प्ट है। तो आपको बता देता हूँ क्या कहते हैं, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिम्स फैसिलिटेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला कि भाई सर्विस अगर गवर्नमेंट जो है वीज़ा पासपोर्ट वगैरह इशू कर रही है, डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर रहे हैं, तो ये जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है ये सर्विसेज को भी इन्होंने बोला भैया ये थोड़ी ना जनरल कैटेगरी की सर्विसेज है, आम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम ही कंपलसरी करते हैं फिर हम ही इस पर टैक्स लेंगे, तो ये तो गलत है। क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें सरकार कुछ नॉमिनल फीस वगैरह चार्ज करते हैं, तो उस पर सरकार ने बोला नहीं इस पर हम टैक्स वगैरह आपसे नहीं चार्ज करेंगे। यानी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और ए लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ठीक है, और कई बार क्या होता है डियर, मान लीजिए कोई
गवर्नमेंट ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा और कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा ना कर पाए, उसके बदले में गवर्नमेंट आपसे फाइन वगैरह डैमेज वगैरह क्लेम कर रही है, ठीक है। तो उस केस में भी बोला लिक्विडेट डैमेज वगैरह आपको पे करना पड़ा, तो उस केस में भी बोला कि भाई इस तरह की सर्विस जो भी है वो भी गवर्नमेंट ने जो कंसिडरेशन के तौर पर मिल रहा है, एक तरह से ये क्या हो गया, नॉन परफॉर्मेंस हो गया, गवर्नमेंट कुछ आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही, तो उस तरह की उसको भी एक तरह का सर्विस माना गया, टॉलरेट करे उस चीज़ को। तो उस केस में जो आपका कंसिडरेशन वगैरह मिलेगा वो भी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भैया इस पर भी हम कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, state government, union territory or a local authority by way of tolerating non-performance of contract for which consideration in the form of fines or liquidated damage is payable to the central government, state government, union territory or a local authority under such contract। ठीक है डियर, ठीक है सर, ये हो गया डियर, ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला, सेम चीज़ बोली कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के लिए, अगर हम फार्मर्स वगैरह को दे रहे हैं, टू इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स and rearing of all life form of animal except the rearing of horse for food, fibers and fuels, raw material और other similar product, ठीक है। और फिर वही बात बोली कि भाई सर्विस हम किसको देना है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हम स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर असाइनमेंट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, यूनियन टेरिटरी ऑफ लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज एनी नेचुरल रिसोर्सेज वेयर सच right to use assignment by the central government, state government or union territory or local authority before the 1st April 2016. However, the exemption shall apply only to tax payable on one time charge payable in full upfront in installment for assignment of right to use such natural resources। ठीक है डियर, आज की क्लास जो है, आज की क्लास में जितना अपने को पढ़ना था वो इतना है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं एक बार फास्ट ट्रैक जो भी हमने पढ़ा उसको क्रक्स के थ्रू गो थ्रू कर ले, ठीक है। क्रक्स में इस बार जो आपने देखा होगा डियर, मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मुझे हिंदी से लिखना थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई हर एक एग्जाम्शन से रिलेटेड जो है आपको क्लिक कर जाए वो एग्जाम्शन, तो उस एग्जाम्शन से रिलेटेड जो मेन बातें हैं वो पॉइंट में डाल दूँ ताकि आप इजीली उसको समझ सके भाई क्या बात है, ठीक है। कहाँ है, यहाँ से। तो इन्होंने सबसे पहले बोला बैंक लोन डिपॉजिट या एडवांस पर जो इंटरेस्ट या डिस्काउंट चार्ज करते हैं वो एग्जेम्प्ट है। अगर बैंक एंड एजेंट आपस में करेंसी को सेल परचेज करते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ एनपीएस एग्जेम्प्ट होगा। देश के सैनिकों की एलआईसी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। ईएसआई एंड ईपीएफओ की सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये, अब सर यहाँ पर तो आपने एग्जाम ये लिखा ही नहीं, ये यहाँ पर मुझे लगा कि भैया यहाँ पर थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो मैंने इनको क्या किया, अगले पेज पे एक साथ सबको लिख दिया। ठीक है, तो मिलेगा सबका ही, पर आगे पीछे हो सकता है, या एक आधी एंट्री जिसको मुझे लगा भाई बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है इसका लिखना क्रक्स, तो मैंने उनका नहीं लिखा, बाकी 99% मैंने सबका लिखा है। IRDA टू इंश्योरर को अगर कोई सर्विस है तो वो एग्जेम्प्ट है। सेबी सर्विसेज टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड रेगुलेट मार्केट के रिगार्डिंग में कोई सर्विस होगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट बाय बैंक विद 20,000 ईच सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन होगी तो वो एग्जेम्प्ट है। सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अंडर वेरियस स्कीम, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की जो वेरियस स्कीम की सर्विसेज होंगी वो एग्जेम्प्ट है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर वेरियस स्कीम तो वो एग्जेम्प्ट है। और कंट्रीब्यूशन कलेक्शन अंडर अटल पेंशन स्कीम तो वो एग्जेम्प्ट है। और कंट्रीब्यूशन कलेक्शन मैंने आपको बोला स्टेट वाले का भी होगा तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है डियर, तो इन्होंने फिर क्या बोला, बिजनेस फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस इन रूरल एरिया टू बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस फैसिलिटेटर रूरल एरिया में सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। और इंटरमीडिएट के केस में सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बोला, रूरल एरिया टू बिजनेस फैसिलिटेटर ऑफ रूरल बैंक ब्रांचेज, सिर्फ उसी को एग्जेम्प्ट किया गया। देन यहाँ पर क्या बोला, इंश्योरेंस सर्विसेज टू गवर्नमेंट इफ ऑल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सारा का सारा अमाउंट पे करेगी तो इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। देन फिर मैंने बोला कि लीजिंग ऑफ कमर्शियल प्लॉट वगैरह, लीजिंग ऑफ एसेट्स बाय इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे तो वो भी आपके एग्जेम्प्ट होगी। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट, अगेन वन टाइम अपफ्रंट प्रीमियम अमाउंट, लॉन्ग टर्म में मैंने 30 साल की लिमिट बताई थी वो याद रखिएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज बाय टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एंटिटी एंड प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2016 तक होनी चाहिए ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस होने चाहिए। इंक्यूबेटी सर्विसेज वो 50 लाख तक होगी, पहले तो ये देखेंगे। फिर विद 2 कंडीशन ए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से कम होना चाहिए और अवेलेबल कब तक होगी, सिर्फ 3 ईयर्स के लिए होगी।
और फिर उसके बाद मैंने आपको बोला दोस्त आर्बिट्रल टर्मिनल जो है, आर्बिट्रल टर्मिनल की 2 सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट होगी अदर देन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी टर्नओवर अप टू 20 लाख और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 10 लाख फॉर स्पेशल स्टेट के केस में 20 लाख की लिमिट 10 लाख की होगी। एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट के केस में मैंने क्या बोला, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आर्बिट्रल टर्मिनल वाला सेम है, बस यहाँ पर तीसरा पॉइंट एडिशनल है। एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट के केस में जो है वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है और सीनियर एडवोकेट में वही आर्बिट्रल टर्मिनल वाली दोनों कंडीशन हमारी रहेंगी। तीसरा यहाँ पर नहीं है। वेटरनिटी क्लिनिक से रिलेटेड सर्विसेज वो आपकी एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ अगर होगा, ठीक है, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या, टेस्टिंग एंड सेफ्टी चेक्स वगैरह जो मैंने आपको बोला, वर्कर्स, कस्टमर्स वगैरह, कंज्यूमर वगैरह के लिए अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर की सर्विसेज जो होंगी वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। फिर मैंने आपको बोला जीएसटीएन की सर्विसेज मैंने यहाँ नहीं लिखी, तो जीएसटीएन की न्यूज़ कलेक्शन सर्विसेज बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट होगी। सर्विसेज ऑफ जीएसटीएन आपकी एग्जेम्प्ट होगी। ऑर्गेनाइजर और सर्विसेज फॉर बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में एग्जीबिशन होना चाहिए तो एग्जेम्प्ट होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है, वही है, रिमेंबर ओनली स्पेसिफाइड स्पोर्टिंग इवेंट है, जो सिर्फ स्पेसिफाइड स्पोर्टिंग इवेंट है उन्हीं की स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वो जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। इंटरमीडिएट प्रोसेस अगर रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर है तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। और सर्विस बाय वे ऑफ स्लगरिंग ऑफ एनिमल्स, अगर इन एनिमल्स वगैरह को जो काटा पीटा जाता है उससे रिलेटेड सर्विसेज होंगी वो आपकी एग्जेम्प्ट होंगी, ठीक है। देन फिर आगे क्या बोला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पूरी की पूरी लिस्ट है वो आपको पढ़ लेनी है, वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। पैकिंग, रीपैकिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग फ्रूट, दोस्त इसको समझ के रखिएगा, यहाँ पर वो एग्जाम में कई बार एक आधी एंट्री डाल देता है। वेजिटेबल, ठीक है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन वेजिटेबल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होंगी। सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन आपकी एग्जेम्प्ट होगी। सर्विस ऑफ एनसीसीडी वो कोल्ड चैन फैसिलिटी वाला एग्जेम्प्ट होगा। सर्विसेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड पिलग्रिमेज, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। गलती से स्पेस आ गया, इसको स्पेस को हटा दीजिएगा। इशुएंस ऑफ वीज़ा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होगा, ये भी ड्राइविंग वगैरह लाइसेंस वगैरह होगा, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह होंगे तो वो भी क्या होंगे, वो भी आपके एग्जाम्प्ट होंगे। फाइन और डैमेज वगैरह जो सरकार चार्ज करती है आपसे, नॉट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी आपके एग्जाम्प्ट होंगी। और सर्विस ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट टू फार्मर वगैरह जो होंगे वो भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। और नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो 1 अप्रैल 2016 से पहले है वो आपका एग्जाम्प्ट होगा डियर, ठीक है। यहाँ से आपकी हार्डली जो है 15 से 20 मिनट की क्लास और बची है।